दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज एक पार्सल रिसीव्ड हुआ है, ये है आंध्र प्रदेश से मिस्टर गोपी की ओर से। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन सा बोर्ड है। दोस्तों पैकिंग बॉक्स उतना कोई बड़ा नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा बोर्ड नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर हमें एक बहुत हाई फाई नहीं, एक नॉर्मल सा बोर्ड देखने को मिल रहा है जो कि 100+100 वाट का दिखाई दे रहा है, और इसके जो स्टीरियम बना हुआ है और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर फ़िलहाल नहीं लगे हुए हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसमें 30-0-30 का ट्रांसफार्मर रिकमेंडेड है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास डीसी डायरेक्टली बना हुआ है, इसलिए मैंने कैपेसिटर पर डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी है। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों बोर्ड को प्लग इन करने के बाद इसमें सीरीज़ लैम्प थोड़ा लोड ले रहा है, मतलब इस बोर्ड के अंदर हो सकता है हल्के फुल्के कुछ शॉर्टिंग हो, क्योंकि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं लगे तो कोई लोड नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस से स्मोक भी निकल रहा है, मतलब हो सकता है कुछ शॉर्टिंग हो या फिर अदर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं लगने से भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों इस बोर्ड को मैंने इसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसको बोर्ड में लगी हुई पोजीशन में ही मल्टीमीटर से चेक कर लिया कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसके सभी ट्रांजिस्टर्स ओके हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। तो इस बोर्ड को समझने के लिए सबसे पहले इसका मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था। तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझ लिया। तो दोस्तों इस बोर्ड में मेन इनपुट सिग्नल एक आईसी के जरिए बनता है, और आईसी को प्लस माइनस सप्लाई रेगुलेशन ट्रांजिस्टर से आती है, और रेगुलेशन ट्रांजिस्टर से ही इसमें बायस वोल्टेज बनता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही इनपुट सिग्नल के लिए जो आईसी लगी हुई थी 4558 उसे रिमूव किया, तो ये बोर्ड ने जो एक्सेस लोड ले रहा था वो बंद हो गया। नॉर्मली ये बोर्ड नॉर्मल लोड लेने लग गया। तो फिर यहाँ पर मैंने 4558 को जब रिप्लेस कर दिया तो ये बोर्ड नॉर्मली काम करने लग गया। तो देखिए पुराना आईसी लगाते हैं तो इस तरीके से ये सर्किट लोड लेने लगता है, मतलब एक्सेस करंट लेता है। और जब मैंने इस आईसी को बदल दिया और नई आईसी 4558 लगा दी, और दोस्तों आईसी के रिप्लेस करते ही ये बोर्ड नॉर्मली काम करने लग गया। यानी कि जो भी प्रॉब्लम था इसी आईसी में ही प्रॉब्लम था। तो हालांकि इस टाइप के आईसी में प्रॉब्लम बहुत कम आता है, लेकिन जब भी इस टाइप के एम्पलीफायर में ये आईसी लगा हुआ हो तो फिर आपको ये आईसी कभी भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बास ट्रेवल में जो आईसी यूज़ होता है उसके ख़राब होने का चांस कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आईसी यूज़ हुआ है जो कि ड्राइवर स्टेज को सिग्नल फीड करता है, तो यहाँ पर इस आईसी के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि आईसी की पिन पर आने वाला वोल्टेज आप चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि जीनर डायोड ओपन हो जाए तो डायरेक्टली 15 वोल्ट से ज़्यादा अगर आने लग जाता है तो फिर ये आईसी फिर से ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आईसी की पिन पर ±14 वोल्ट आ रहा है, जो कि सही है, यानी कि आईसी में ही खराबी है, उसको मिलने वाला सप्लाई वोल्टेज ओके है। दोस्तों इस बोर्ड का डायग्राम ये रहा। देखिए इस बोर्ड का डायग्राम मैंने बना लिया है शॉर्ट टाइम में, मतलब हमें समय बचाना है। तो देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर, देखिए पॉजिटिव साइड में यहाँ पर +30 वोल्ट है, तो +30 वोल्ट साइड 2SA1943 है, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एंड निगेटिव साइड 2SC5200 है। जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कलेक्टर आउटपुट है। तो इस तरीके से आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एम्पलीफायर के मुकाबले थोड़ा अलग है। ये कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला एम्पलीफायर है। अब यहाँ पर देखिए बायस वोल्टेज बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट सिस्टम यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये TIP122 है, ये TIP122। अब TIP122 से यहाँ पर उसके बेस पर 15 वोल्ट का जीनर डायोड और ये 4K7 से बायस करके उसके बेस पर यहाँ से 15 वोल्ट का आउटपुट लिया गया है। ये 15 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल रहा है 4558 इसके सप्लाई पिन पर, तो +15 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। सेम यही 15 वोल्ट से 7805 लगाकर 5 वोल्ट का आउटपुट लिया है। तो देखिए यहाँ पर एक ये 7805 है, और ये जो 5 वोल्ट का आउटपुट है इसी +15 वोल्ट की लाइन से लगा हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव साइड का जो बायस है ये यहीं से 15 वोल्ट पर 4K7 लगाकर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर बायस वोल्टेज लेके आया जा रहा है। सेम वैसा ही अरेंजमेंट निगेटिव साइड में है। तो देखिए निगेटिव साइड में TIP127 है, और TIP127 से जो -15 वोल्ट का आउटपुट है वो 4K7 के जरिए 1837 ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है। तो बायस वोल्टेज
और इन दोनों को कपल्ड करने के लिए यहाँ पर ये बायस ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से बायस वोल्टेज हो गया। और जो 4558 है, इस आईसी से जो आउटपुट निकल रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्नल दोनों निकल रहे हैं, तो वो 100 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ से डिवाइड होते हैं 1 के रेजिस्टेंस से, इसके बेस पे और इसके बेस पर। तो इस तरीके से सिग्नल भी आ गया, बायस वोल्टेज भी हो गया। उसके बाद ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्राइव करते हैं स्पीकर को। तो इतना अरेंजमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कुछ और है। यहाँ पर देखिए 3 ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं। ये तीनों ट्रांजिस्टर का क्या फंक्शन है, हालांकि ड्राइंग तो मैंने बनाई है, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर 4558 का जो पिन नंबर 3 है, यानी कि इनपुट पिन पर देखिए ये ट्रांजिस्टर 9014 का कलेक्टर जुड़ा हुआ है एंड सेकेंड 9014 का कलेक्टर सेकेंड चैनल पर जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों बेस कॉमन है और ये कॉमन बेस को 5401 क्या फिट, सिग्नल फिट तो कुछ कर नहीं रहा है, केवल अगर आप देखेंगे तो ये 30 वोल्ट आ रहा है, इसको मिल रहा है, यहाँ से इसको मिल रहा है। तो शायद ये हो सकता है ये पॉपअप नॉइज़ जो होता है स्टार्ट ऑन करने, जैसे हम पावर एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो एक पॉपअप नॉइस आता है, यानी कि खट की आवाज़ आती है, उसको शायद सप्रेस करने के लिए अरेंजमेंट होगा। एक्चुअली क्या है ये पता नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा मैं। तो अगर आप में से कोई जानता है कि ये क्या अरेंजमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर इसका केवल सिर्फ इस तरफ से 30 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, ये सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं और तीनों ट्रांजिस्टर के में से एक आउटपुट इधर आ रहा है, सेकेंड आउटपुट सेकेंड चैनल को जा रहा है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं। अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो इस सर्किट के फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर्किट नॉर्मली काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर 4558 जो है इनपुट के लिए जो लिया गया है, यहाँ पर देखिए 4K7 से यहाँ से सिग्नल इनपुट होगा और 1K8 के जरिए ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये दिखाई दे रहा है सर्किट में, यानी कि यहाँ पर 1K8 नहीं लगा होना चाहिए, हालांकि इसमें 1K8 लगा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 1K8 वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1K8 लिखा हुआ है, ये 1K8। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो भी सिग्नल आएगा तो उसे लोएस्ट पाथ देगा और ये सिग्नल को ग्राउंड कर देगा, जिससे कि हमें उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 18 के या 22 के लगना चाहिए, लेकिन हो सकता है कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है, अब उनके डिज़ाइन के ऊपर मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो लेकिन ये इतना बता देता हूँ कि अगर ये 1K8 की जगह अगर 22K लगा देते हैं तो इस सर्किट का गेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फीडबैक के लिए दोस्तों यहाँ पर 33K और ये इस तरीके से 100 PF का नेटवर्क है, ये फीडबैक है और यहाँ ये फीडबैक है। तो ये इसको इस तरीके से यहाँ से ये जुड़ जाएगा। तो इस सर्किट में इतना ही है, ज़्यादा ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बायस में थोड़ा सा अलग सा कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आपकी ये TIP 122 और 127 इनमें से कोई भी एक ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा एम्पलीफायर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि पूरा बायस नेटवर्क का जो वोल्टेज है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये और जो 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये जोबल नेटवर्क वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ओम 1 वाट और ये 104। अब देखिए यहाँ पर TIP 122 इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई जो है 56 ओम 2 वाट से आ रही है और जो निगेटिव साइड में 100 ओम 2 वाट से आ रही है। तो यहाँ 56 ओम 2 वाट की जगह 100 ओम 2 वाट क्यों नहीं लगाए? तो देखिए 56 ओम इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर 7805 यानी कि USB का जो वोल्टेज रेगुलेटर है यहाँ पर पॉजिटिव लाइन पे लगा हुआ है, यानी कि ये एक्स्ट्रा लोड डालेगा। तो अगर यहाँ पर 100 ओम लगाते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट करंट आउटपुट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 56 ओम 2 वाट लगाया गया है। और निगेटिव साइड में ऐसा कोई लोड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 100 ओम 2 वाट लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस लगाने से ये फ़ायदा है कि अगर इन केस अगर कभी ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं ट्रांजिस्टर तो ये रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, मतलब सडनली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में, ये रेजिस्टेंस जल के सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ अगर वो रेजिस्टेंस ना रहे तो शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रैक जल सकती है या सर्किट में आग लग सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए इस IC का हाफ चैनल इधर है, हाफ चैनल उधर है, तो मतलब दोनों चैनल के लिए IC कॉमन है। ये IC कॉमन होने से जो लेफ़्ट और राइट के सिग्नल मिक्सिंग का जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
तो इसको क्रॉस टॉक कहते हैं। अगर लेफ़्ट और राइट के सिग्नल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसे क्रॉस टॉक कहा जाता है। तो इसे कह सकते हैं कि क्रॉस टॉक इसमें ज़्यादा है अदर सर्किट के मुकाबले। और जो 100 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी, यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई के पास में है 100 ओम 2 वाट और ये 56 ओम 2 वाट। तो ये रेजिस्टेंस है, उसके ज़रिए TIP 127 एंड 122 को सप्लाई जाती है। और यहाँ पर एडिशनल +15 -15, लेकिन यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये -15 है, ये प्रिंट मिस्टेक है कंपनी की ओर से, और ये +15 है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं इसे कोई बहुत हाई फाई बोर्ड नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल बोर्ड है जो, लेकिन इस बोर्ड में क्या होता है कि जो मार्केट में बोर्ड सेल किए जाते हैं उस बोर्ड में इस टाइप के जैसे जो भी ट्रांजिस्टर हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर यहाँ हीट सिंक प्रोवाइड किया गया है। हालांकि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ऊपर हीट सिंक का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि केवल एक ही पेयर ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ पर हीटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। थर्मल कंपनसेशन के लिए ये ट्रांजिस्टर को मेन हीट सिंक के पास में लगाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर लगा हुआ है। 7805 ये IC है, तो इसको थोड़ा बड़ा हीट सिंक या ये हीट सिंक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पर TIP 127 एंड 122 इसके ऊपर हीट सिंक होना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये हीट सिंक के ऊपर और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इसे आइसोलेट करना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर ये एक तरफ प्लस सप्लाई, दूसरी तरफ माइनस सप्लाई है। अगर गलती से कभी आपका स्क्रू ड्राइवर ये दोनों हीट सिंक को शॉर्ट कर गया तो पूरी मेन सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको इंसुलेट करना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसुलेशन देना हीट सिंक को, वो नहीं दिया गया है। हालांकि इधर साइड में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये प्लास्टिक पैकेज में है, तो प्लास्टिक पैकेज में तो कोई ज़रूरत नहीं है इंसुलेशन की, लेकिन ये मेटल पैकेज वाले ट्रांजिस्टर में हीट सिंक के साथ इंसुलेशन देने के लिए यहाँ पर एक फाइबर वॉशर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरीके से इसे आइसोलेट किया जाता है पावर सप्लाई से। तो ओवरऑल इस तरीके से इस बोर्ड में जो कंपोनेंट है वो भी बहुत साधारण है। तो इस बोर्ड में केवल IC का ही फॉल्ट था, यानी कि ये IC जो है 4558 ये ख़राब थी, इस वजह से ये बोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो अगर अभी मैंने जैसे IC बदल दी तो ये बोर्ड में ऑडियो सिग्नल जनरेट होने लगा है। देखिए ऑडियो सिग्नल बन रहा है। तो ये जो ऑडियो सिग्नल बहुत कम हमें मिल रहा है, उसका रीज़न ये है 1.8K का रेजिस्टेंस। इसको हटाकर अगर हम 22K कर देते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑडियो सिग्नल मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये बोर्ड दोस्तों चालू हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।